बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। हम हीमाटोलॉजी फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरिथ्रोपोइसिस। मींस ये कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कैसे होती है और एक इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो मैच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी में कैसे कन्वर्ट होता है और इसको इस इमैच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो हम डिस्कस करेंगे। मगर एरिथ्रोपोइसिस को डिस्कस करने से पहले हमें नॉर्मली आयरन एब्जॉर्प्शन, विटामिन B9 एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन का पता होना चाहिए। अब ये जो तीनों टॉपिक है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी के टॉपिक है, मगर हमें हीमाटोलॉजी फिजियोलॉजी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इनको पहले डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम हीमाटोलॉजी पैथोलॉजी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनीमिया पढ़ेंगे तो उधर हमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो अनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया उसे कहते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही जिसकी वजह से उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते होते हैं। तो अगर आपको इधर आयरन की एब्जॉर्प्शन का पता होगा तो उधर आपके लिए हीमाटोलॉजी की पैथोलॉजी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है फोलिक एसिड जिसको हम फोलेट भी कहते होते हैं। देन आ जाता है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन जिसको हम कोबालामीन भी कहते होते हैं। अब इनकी एब्जॉर्प्शन का हमें नॉर्मली क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बंदे को जो अनीमिया होता है उसको हम मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहते होते हैं। अब मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, उसके बाद ये जो फोलिक एसिड और B12 जो होती हैं ये एरिथ्रोपोइसिस में आरबीसीज को एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो अगर एक बंदे में विटामिन B9 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी जो होगा वो इमैच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। चले हम आयरन डेफिशिएंसी आयरन को एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है उसने वेजिटेबल बाइट से आयरन कंटेनिंग फूड लिया और वो लीफी वेजिटेबल भी हो सकती है और वो फ्रूट्स भी हो सकता है। जब वो आयरन कंटेनिंग फूड लेगा बाइट से तो वो आयरन जो होगा वो एसोफेगस से होता हुआ कार्डियक स्फिंक्टर को क्रॉस करेगा और कार्डियक स्फिंक्टर से होता हुआ स्टमक में आ जाएगा और यहाँ से आयरन जो होगा वो फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस करेगा और ड्यूडेनम में आ जाता है। अब आयरन की दो फॉर्म्स होती है, एक इनएक्टिव फॉर्म होती है जिसको हम Fe3+ कहते होते हैं और एक एक्टिव फॉर्म होती है जिसको हम Fe2+ कहते होते हैं। अब हमारी बॉडी को जो आयरन की ज़रूरत होती है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन की होती है जो कि Fe2+ होती है। अब जब आयरन ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम के साथ एंटीरोसाइट्स होते हैं और एंटीरोसाइट्स का जो फेस ड्यूडेनम की तरफ होता है उस तरफ दो ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है फेरस रिडक्टेज और एक का नाम होता है DMT1 जिसको हम डाईवैलेंट मेटल ट्रांसफरेज कहते होते हैं। अब ये जो फेरस रिडक्टेज होता है इसका क्या काम होता है, ये इन एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन को Fe3+ को एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन Fe+2 में कन्वर्ट करता है। तो जब आयरन ड्यूडेनम के अंदर एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फेरस रिडक्टेज, देन आयरन फिर क्या करता है, ये DMT1 के पास जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन H+ आयंस पर होता है। तो ये आयरन और हाइड्रोजन H+ आयंस जो होता है इस DMT1 की मदद से यहाँ से ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब हो जाता है, ड्यूडेनम से एंटीरोसाइट्स के सेल्स में चला जाता है। तो जब यहाँ से आयरन जो होता है वो एंटीरोसाइट्स के सेल्स में चला जाता है तो आपको ये DMT1 और फेरस रिडक्टेज का पता होना चाहिए, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि पेशेंट जो होता है वो नॉर्मली आयरन कंटेनिंग डाइट ले रहा होता है मगर उसके बावजूद भी उस बंदे में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो उसकी क्या रीज़न होती है, उसकी रीज़न ये होती है
या तो फिर उस बंदे के अंदर फेरस रिडक्टेज की डैमेजिंग हुई पड़ी है या फिर इसका डिफेक्ट है। तो जब इसका डिफेक्ट होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन को एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जब आयरन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ये डाई वैलेंट मेटल ट्रांसफरेज इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगा। एक तो ये डिफेक्ट आ जाता है और दूसरा जो डिफेक्ट आ जाता है वो ये होता है कि यहाँ फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस DMT1 को डैमेज कर देते हैं। अगर फेरस रिडक्टेज बिल्कुल ठीक है, वो इन एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन को एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट कर रहा है, मगर उस बंदे के अंदर DMT1 जो है इसकी डैमेजिंग हुई पड़ी है, इसका डिफेक्ट है, तो यहाँ से आयरन फिर भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और आयरन जो होगा वो बॉडी से एक्सक्रीट होता रहेगा और बंदे की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो बंदे को जो अनीमिया होगा वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। इसलिए आपको इन दोनों ट्रांसपोर्टर का पता होना चाहिए। अब हमने ड्यूडेनम से आयरन को नॉर्मली सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा लिया। अब हमने आयरन को सेल्स के अंदर फ्री फॉर्म में कभी भी नहीं रखना होता, क्योंकि ये जो आयरन की फ्री फॉर्म होती है ये टॉक्सिक होती है और हमारी बॉडी में ये आगे ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करवा सकती है और हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करवा सकती है। तो इसलिए हमारी बॉडी के जिस भी सेल में आयरन जाएगा हम इसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं, हम इसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सेल्स के अंदर फिर एक प्रोटीन होती है जिसको नाम हम देते हैं एपोफेरेटिन प्रोटीन। अब ये सपोज करें कि एपोफेरेटिन प्रोटीन एपोफेरेटिन तो जब आयरन सेल्स के अंदर आता है तो इस एपोफेरेटिन प्रोटीन के साथ अटैच होता है, तो इसको हम फेरेटिन कह देते हैं। अब सेल्स के अंदर आयरन को स्टोर करने की दो टाइप्स होती है, एक को हम फेरेटिन कहते हैं और एक को हम हीमोसिड्रिन कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फेरेटिन और हीमोसिड्रिन के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है, तो आपने बताना है कि अगर हम आयरन को एपोफेरेटिन के साथ बाइंड करते हैं तो उस कंडीशन को हम फेरेटिन कहते होते हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा फेरेटिन को स्टोर करते हैं, मींस क्या कि ऐसे, तो इस कंडीशन को हम हीमोसिड्रिन कहते होते हैं। हमने आयरन को अब कुछ आयरन को हमने हीमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर करवा लिया और कुछ आयरन को हमने फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर करवा लिया। अब हमने आयरन को सेल के अंदर नहीं रखना, हमने इसे सेल से बाहर लेके जाना, क्योंकि हमने एरिथ्रोपोइसिस करवानी है और एरिथ्रोपोइसिस में आयरन की एब्जॉर्प्शन होना, आयरन का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर एरिथ्रोपोइसिस में RBCs नहीं होंगे तो HB मीन्स क्या कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि आयरन जो होता है ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करवाता है। तो जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमें पता है कि मैच्योर RBCs के अंदर HB होती है। तो जब एक मैच्योर RBCs के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर HB नहीं होगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगी, तो वो किसी काम का नहीं होगा, वो बिल्कुल बेकार होगा। तो इसलिए हमें अब इस आयरन को सेल से बाहर लेके जाना है, क्योंकि हमने अब आयरन को एब्जॉर्ब करवाना है आगे ब्लड के अंदर। अब हमने ड्यूडेनम से आयरन को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा लिया। अब हमने इंटीरोसाइट्स के दो ट्रांसपोर्टर वो पढ़े जो कि ड्यूडेनम की तरफ होते हैं, एक हमने फेरस रिडक्टेज पढ़ा और एक हमने डाई वैलेंट मेटल ट्रांसफरेज पढ़ा। अब सेल्स के दूसरी तरफ जो दो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनका नाम होता है, एक का नाम होता है फेरोपोइटिन जो कि ब्लड वेसल्स की तरफ होते हैं, और एक का नाम होता है हेम्फेसिडन। सपोज करें कि ये एक ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये जो फेरोपोइटिन होता है इसका क्या काम होता है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन जो होती है इसको ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड के अंदर। और जो
हेम्फेसिडिन होता है, ये क्या करता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन को Fe2+ को इनएक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन Fe+3 में कन्वर्ट करवाता है। तो जब आयरन जो है वो ब्लड सेल से ब्लड के अंदर आ जाती है, तो उधर हमने जब सेल्स के अंदर पढ़ा था कि आयरन जब ड्यूडेनम से सेल्स में आती थी तो उधर आयरन को बाइंड करने वाली प्रोटीन थी जिसको हमने कहा था एपोफेरेटिन प्रोटीन। तो अब ब्लड में भी आयरन को कोई बाइंड करने वाली चीज़ होगी। तो अब जब आयरन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो उसी वक्त लीवर जो होता है वो ट्रांसफेरिन प्रोटीन बनाता है और इसको ब्लड के अंदर फेंक देता है, और ये आके आयरन को बाइंड कर लेती है और फिर डिफरेंट टिश्यूज़ में ये स्टोर करवाती है आयरन को बॉडी में। तो इस तरह आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है हमारी बॉडी में। देन आ जाता है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। अब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन का हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल पर्सन है, उसने बाहर से मीट लिया, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है ये मोस्टली मीट के अंदर होता है। तो अब एक पर्सन है, उसने बाहर से विटामिन B12 के लिए मीट लिया, तो अब जब वो मीट लेगा तो उसके अंदर विटामिन B12 होगा। जब विटामिन B12 जो होता है वो हमारी एसोफेगस में आता है तो हमारे सलाइवा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस विटामिन B12 को किल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान तेरा आगे क्या काम है, तू आगे क्या लेने जा रहा है। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि वहीं पे सलाइवा में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है आर बाइंडर प्रोटीन। अब सलाइवा से एक आर बाइंडर प्रोटीन रिलीज़ होती है, सिक्रीट होती है, और वो आर बाइंडर प्रोटीन क्या करती है कि B12 के गिर्द बाइंडिंग कर लेती है इस तरह। अब ये विटामिन B12 को कवर कर लेती है। वो विटामिन B12 को कहती है कि भाईजान तुमने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें आगे बॉडी में मैं लेके जाऊंगी, तुम्हारी एब्जॉर्प्शन मैं करवाऊंगी। मगर जब एसोफेगस से आगे स्टमक में विटामिन B12 आता है तो हमारे स्टमक में पैराइटल सेल्स होते हैं, और पैराइटल सेल्स से दो चीज़ें सिक्रीट होती है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करता है, और एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो सिक्रीट होता है, रिलीज़ होता है, तो वो आर बाइंडर प्रोटीन को कहता है कि यार तुम अब साइड पे हट जाओ, मैं विटामिन B12 को खुद ही आगे ले जाके एब्जॉर्ब करवा लूँगा। मगर आर बाइंडर प्रोटीन क्या कहती है, वो कहती है कि मेरा इधर क्या काम है यार, चलो तुम ऐसे करो कि तुम मेरे पीछे चलते आओ, जहाँ पे मैं किल हो जाऊँगी, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी या मुझे कोई चीज़ किल कर देगी, तो आगे से तुम इस विटामिन B12 को पिक कर लेना और तुम इसे ले जाके एब्जॉर्ब करवा देना। अब जहाँ तक मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ मुझे करने दो। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कहता है, वो कहता है कि चलो ठीक है। तो अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इस विटामिन B12 और आर बाइंडर को फॉलो करता हुआ इनके पीछे चलता रहता है। जैसे ही ये ड्यूडेनम के अंदर आते हैं तो ड्यूडेनम से ड्यूडेनम के अंदर कुछ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जिनके अंदर लाइपेज आ जाता है, उसके बाद प्रोटीएज आता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। ठीक हो गया। लाइपेज जो होता है वो लिपिड्स की डाइजेशन करता है। तो जब वो ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस आर बाइंडर प्रोटीन को किल कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो अब जैसे ही वो इसको किल करते हैं तो विटामिन B12 जो है वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो एक्सपोज होने लगता है तो फ़ौरन इंट्रिंसिक फैक्टर जो पीछे इनके चल रहा होता है वो विटामिन B12 को कवर कर लेता है। तो जब वो विटामिन B12 को कवर कर लेता है तो वो ड्यूडेनम से फिर आगे इसको जियोजेनम के अंदर मूव करवाता है, और जियोजेनम से फिर आगे वो इलियम के अंदर इसको मूव करवाता है, और इलियम से फिर आगे वो ब्लड वेसल्स के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन करवाता होता है। अब
रीज़न क्या है कि ईलियम के अंदर अगर विटामिन B12 जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ आएगा तो ही एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज़ वो एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको ईलियम जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी रीज़न ये है कि हमारी ईलियम के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए होते हैं और वो इंट्रिंसिक फैक्टर को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ आता है तो वो रिसेप्टर जो होते हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ से फिर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इस ईलियम के साथ एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। वो इस ईलियम से विटामिन B12 को सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है और सेल से फिर आगे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करवा देता है इस तरह। तो जब ब्लड वेसल्स में विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो जाता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ट्रांसकोबालामीन। वो प्रोटीन क्या करती है, इस विटामिन B12 को कवर कर लेती है। तो ये थी विटामिन B12 और आयरन की एब्जॉर्प्शन। अब आपको विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन B12 और 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है बंदे को तो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस नहीं चलेगा। एक इमेच्योर आरबीसी जो होगा वो मैच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी में नहीं कन्वर्ट होगा और बंदे को अनीमिया होगा। उसके बाद अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी। जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो आरबीसी किसी भी काम का नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयरन एब्जॉर्प्शन एंड विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन।